इंटेल 8086 आर्किटेक्चर, ये चीज़ें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, थोड़ी सी रिवीजन हो रही है इसमें, तो हो सकता है हम ज़्यादा डिटेल में इसके ना जाएं। देर आर 14 इंटरनल रजिस्टर्स इन इंटेल 8086। जो टोटल रजिस्टर्स हैं जो अंदर होते हैं सीपीयू के, उनकी जो है वो तादाद कितनी है, 14 तादाद है उनकी, 14। ऑल ऑफ देम आर रिप्रेजेंटेड इन 16 बिट मोड। 8086 आपको पता है 16 बिट का प्रोसेसर है, तो ये जितने भी रजिस्टर्स हैं ये सारे के सारे 16 बिट के रजिस्टर्स हैं। आर इक्वलेंट टू 4 डिजिट इन हेक्साडेसिमल, या फिर जैसे हमने पिछली स्लाइड में बात की थी ना कि हेक्साडेसिमल में एक डिजिट जो है वो कितने बिट का होता है, 4 जो है वो बिट का होता है एक डिजिट जो है हेक्साडेसिमल में। तो 4 डिजिट होंगे तो हेक्साडेसिमल जो है वो आपका 16 बिट के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे वो बता रहा है कि ऑल ऑफ दम आर रिप्रेजेंटेड इन 16 बिट मोड आर इक्वलेंट टू 4 डिजिट। तो 4 डिजिट हेक्साडेसिमल में कितने बनते हैं, 16 बिट, क्योंकि एक डिजिट जो रिप्रेजेंट करता है 4 बाइट को, तो 16 बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 डिजिट जो हेक्साडेसिमल के चाहिए होंगे। दे आर ग्रुप्ड इनटू सेवरल कैटेगरीज, मतलब इनकी कैटेगरीज भी होती हैं। कैटेगरीज कैसे होती हैं कि आगे भी चल के आप देखेंगे, नीचे भी लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं उसको। फॉर जनरल पर्पज रजिस्टर्स ईच ऑफ दीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 8 बिट रजिस्टर्स। ये हमने पीछे पढ़ा है कि AX, BX, CX और DX इन्हें आप हाफ ऑफ करके भी यूज कर सकते हैं। AX को अगर आपने हाफ करके यूज करना है तो AH AL करके यूज करेंगे, हायर बैट चली जाएगी AH में, लोअर बैट चली जाएगी AL में। और अगर आपने AX को इकट्ठा यूज करना है, 16 का 16 बिट यूज करने हैं आपने, तो AX लिखेंगे उसको फिर, ठीक है। अगर आप हाफ ऑफ यूज करके कर रहे हैं उसको, तो 8 बिट का जो है वो AH 8 बिट का हो जाएगा, AL 8 बिट का होगा। इसी तरह BX का, CX का, सबका ऐसा ही है। तो यहाँ पे बेसिकली वो बात बता रहा है कि आप कॉम्बिनेशन भी उसका ले सकते हैं, विच आर सेपरेटली एक्सेसिबल एज AL, BL, CL, DL on the lower bytes and AH, BH, CH and DH on the higher bytes. For example, if AX contains the 16-bit number 1, 2, 3, 4, ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, देखें साथ उसके H लिखा हुआ है, तो ये हेक्साडेसिमल का नंबर है, ठीक है, जिसमें ये एक जो डिजिट है ये 4 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह ये 16 बिट का नंबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ये AX contains the 16 bit number 1, 2, 3, 4, then AL contains 3, 4 जो लोअर है, ठीक है। हायर बाइट जो है वो छोटी होती है, लोअर बाइट बड़ी होती है, ठीक है। then AL contains 3, 4 and AH contains 1 and 2। जो हायर बाइट है वो कहाँ पे जाएगी, वो AH में जाएगी, और जो लोअर बाइट है जो कि 3, 4 है वो जाएगी AL में। तो ये था इंटेल 8086 का आर्किटेक्चर। आगे इनके रजिस्टर्स आएंगे, उनको भी जरा देख लेते हैं कि वो क्या है, आई मीन कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, उन रजिस्टर्स को भी जो है वो एक दफा देख लेते हैं। 8086 प्रोसेसर जो 16 बिट का प्रोसेसर है, ये उसके रजिस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, सारे के सारे जितने भी रजिस्टर्स हैं इस डायग्राम में आपको नजर आ रहे हैं। एक टेम्परेरी रजिस्टर होता है, वो उन्होंने उसमें नहीं डाला, वो भी सीपीयू अपने पास उसका कंट्रोल रखता है, किसी को नहीं देता। तो रजिस्टर्स हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स है उसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ठीक है। आईपी रजिस्टर, इसे पीसीबी बोला जाता है। आगे चल के इनकी डिटेल्स भी देखते हैं। फिर जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास, ये वो रजिस्टर्स हैं जो प्रोग्रामर को अवेलेबल है, जो हम असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हुए यूज कर सकते हैं। इन रजिस्टर्स के अलावा और कोई रजिस्टर हम यूज नहीं कर सकते प्रोग्राम लिखने में, ये जस्ट यही रजिस्टर यूज होते हैं। अगर पूरे का 16 बिट आपने यूज करना है तो AX लिखेंगे, अगर आधा आधा करके यूज करना है तो आप AH AL करके उसको लिख सकते हैं। कुछ स्पेशल पर्पज हमारे पास रजिस्टर्स हैं, ये वाला SP, स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स, डेस्टिनेशन इंडेक्स। उसके बाद ये सेगमेंट रजिस्टर्स है हमारे पास, ठीक है। सेगमेंट रजिस्टर जो है वो बेसिकली मेमोरी को डील करते हैं, मेमोरी के सेगमेंट्स को डील करते हैं। आपको पता है ना, मेमोरी जो है वो सेगमेंट्स में होती है, वहां पे आपके आर्किटेक्चर में सेगमेंट मीन्स उसके हमने हिस्से किए होते हैं। तो सेगमेंट्स में एक और सेगमेंट है,
फिर जो है वो ये डाटा सेगमेंट है, ये एक्स्ट्रा सेगमेंट है ES, और SS जो है वो स्टैक सेगमेंट है। बेसिकली ये सेगमेंट रजिस्टर जो है वो सेगमेंट के एड्रेसेस को डील करते हैं, और ये स्पेशल पर्पज जो रजिस्टर्स होते हैं ये सेगमेंट के ऑफसेट एड्रेसेस को डील करते हैं। इसी तरह एक और रजिस्टर होता है हमारे पास, बड़ा स्पेशल किस्म का रजिस्टर है, उसे हम कहते हैं स्टेटस रजिस्टर। कोई भी इंस्ट्रक्शन, जब भी एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होती है एक सॉफ्टवेयर में, लेट्स सपोज 10 इंस्ट्रक्शंस हैं, पहली इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हुई तो पहली इंस्ट्रक्शन जारी बात है एग्जीक्यूट तो हो रही है, लेकिन उसका जो है वो स्टेटस क्या है वो आपको जो है वो फ्लैग रजिस्टर से पता चलेगा। इसी तरह पहली इंस्ट्रक्शन का स्टेटस जैसे ही एग्जीक्यूट होगी उसका स्टेटस चला गया फ्लैग रजिस्टर में। फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन आई, वो एग्जीक्यूट हुई, उसका स्टेटस भी कहां गया, फ्लैग रजिस्टर में। अब पहले वाली इंस्ट्रक्शन का स्टेटस जो है वो चला गया, खत्म हो गया, उसकी जगह दूसरी इंस्ट्रक्शन का स्टेटस आ गया। इसी तरह फ्लैग रजिस्टर जो है वो हर इंस्ट्रक्शन पे चेंज होते हैं। जब इंस्ट्रक्शन चेंज होगी तो फ्लैग रजिस्टर भी जो है वो चेंज हो जाता है। आगे चलते हैं और इन्हें थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं, आपको जो है कुछ चीजें बताते हैं इसमें। जनरल पर्पज रजिस्टर्स 8086 में 4 जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं, AX, BX, CX एंड DX। अकोमोडेटर रजिस्टर, बेस रजिस्टर, काउंट रजिस्टर, काउंटर भी इसको बोला जाता है, एंड डाटा रजिस्टर। ये 4 रजिस्टर जो है ये प्रोग्रामर को अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा कोई भी रजिस्टर CPU उसको इजाजत नहीं देता यूज करने की। इन रजिस्टर्स को प्रोग्रामर अपने हिसाब से यूज कर सकता है, लेकिन इसमें एक चीज का ख्याल रखा जाता है कि यह है 8086, इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी कैसे जाएगी वो प्रोग्रामर को सीखना पड़ता है। वो उसको उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी प्रोसेसर की, जिसमें ये वाजे होगा कि इंस्ट्रक्शंस लिखनी कैसे है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जिसने ये प्रोसेसर बनाया है उसी बंदे को पता है, या अगर एक कंपनी ने बनाया है तो वो साथ में बताते हैं कि अगर इसमें प्रोसेसर में आपने असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम को लिखना है तो उसमें ऑपरेशन कोड्स ऐसे लिखे जाएंगे, रजिस्टर्स के नाम ये होंगे, रजिस्टर का नाम आपको यहाँ पे AX, BX, CX, TX नजर आ रहा है। इसी तरह ये 16 बिट का प्रोसेसर है। अगर आप 32 बिट का प्रोसेसर देखेंगे तो उसमें जो है वो क्या होता है, EAX है, EBX है, ECX है। मसलन E जो है वो ऐड कर दिया गया है 32 बिट के जो प्रोसेसर होते हैं उनमें, तो वहां पे इंस्ट्रक्शन लिखने का जो है वो तरीकाकार क्या है, जरा डिफरेंट है। ये चीजें देखनी पड़ती हैं। इसी वजह से तो पोर्टेबिलिटी नहीं है ना, कि एक आर्किटेक्चर पे एक प्रोसेसर के लिए आपने प्रोग्राम लिखा, वहां पे इंस्ट्रक्शन डिफरेंट तरीके से लिखी जाती है असेंबली लैंग्वेज की, वही प्रोग्राम आप दूसरे पे चलाएंगे नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो आर्किटेक्चर डिफरेंट है। वहां पे असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस लिखने का तरीकाकार, ऑपरेशन कोड्स कैसे लिखने हैं वो डिफरेंट है। तो ये थोड़ा सा प्रोग्रामर को पढ़ना पड़ेगा कि ये रजिस्टर्स को जो है वो यूज कैसे करना है हमने, ठीक है, ऑपरेशन कोड्स क्या हैं इसके, ठीक है, उसको इन चीजों का जो है वो जरा ध्यान रखना पड़ेगा इनको यूज करते वक्त, के रजिस्टर्स के नाम कैसे लिखने हैं, ठीक है, रजिस्टर्स को जो है वो कैसे हमने कैपिटल में लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, इसमें स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम आप कैपिटल में, कैपिटल लेटर्स में सारा लिखें या स्मॉल लेटर में सारा लिखें, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, प्रोग्राम आपका चलेगा, ठीक है जी। तो अकोमोडेटर रजिस्टर जो है आपको पता है ये अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसी तरह बेस रजिस्टर जो है ये बेसिकली मेमोरी एड्रेसिंग के लिए यूज किया जाता है। काउंटर रजिस्टर जो है वो यूज किया जाता है, इट मे कंटेन्स अ वैल्यू टू कंट्रोल द नंबर ऑफ टाइम्स अ लूप इज रिपीटेड। मसलन आपके प्रोग्राम में कितनी दफा जो लूप चलना है ये उसको डील कर सकता है। डाटा रजिस्टर बेसिकली क्या करते हैं, यूज टुगेदर विद AX, ये AX के साथ जो है वो इकट्ठे मिलजुल के जो है वो यूज किए जाते हैं। तो हर रजिस्टर जो है वो अगर आप इसमें कोई वैल्यू रखते हैं, जैसे हम एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू इसका दे देता हूं। जैसे एक इंस्ट्रक्शन है हमारे पास, ये ऐड, चलिए रुको लिख लेते हैं, ऐड AX 5, ठीक है। तो हम ऐड कर रहे हैं और हम AX रजिस्टर जो है वो यूज कर रहे हैं। यही काम आप जो है वो BX रजिस्टर यूज करके भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। ऐड
bx,5 ये इंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल जबरदस्त है, ओके है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे ऑपरेशन हैं ये किसी भी आप जो है वो रजिस्टर को जो है वो यूज करके कर सकते हैं, परेशानी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स, स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स में इंस्ट्रक्शन पॉइंटर आपने देखा, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, ये भी एक स्पेशल किस्म का रजिस्टर है। इसके पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस होता है। द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर समटाइम्स कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को प्रोग्राम काउंटर भी बोला जाता है। गिव्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी होती है उसका एड्रेस जो है वो ये देता है। रिलेटिव टू द कोड सेगमेंट रजिस्टर, या कोड जो सेगमेंट होता है ना ये उसके साथ ये रिलेट करता है आपका इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, वो आगे चल के देखते हैं वो क्या है। देयर आर 4 स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स। स्टैक पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर्स क्या करता है, ये स्टैक को डील करता है, उसके टॉप को एक्सक्यूज मी। बेस पॉइंटर रजिस्टर क्या करता है, होल्ड, ये भी स्टैक को ही डील करता है लेकिन उसके रेफरेंस पॉइंट्स को जो है वो डील करता है। ये दोनों जो है वो टेक्निकली देखा जाए एसपी और बीपी एक ही काम करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आगे चल के क्लियर हो जाएगा। सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, ये मेमोरी का जो सोर्स है ये होल्ड्स मेमोरी एड ऑफ रिसोर्स, मसलन सोर्स इंडेक्स रजिस्टर बेसिकली मेमोरी एड्रेस जो मेमोरी एड्रेसेस की तरफ पॉइंट करते हैं कि जी ये सोर्स का एड्रेस है। इसी तरह डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर जो होते हैं ये भी जो है वो मेमोरी एड्रेसेस की तरफ ही पॉइंट करते हैं। स्टैक पॉइंटर जो है वो स्टैक के टॉप को देखता है। इसी तरह ये जो बेस पॉइंटर है और स्टैक पॉइंटर ये मिलजुल के काम करते हैं। आगे इनकी डिटेल आएगी, आपको जो है वो और ज्यादा इनकी समझ आ जाएगी इन्हें कैसे यूज किया जाता है। सेगमेंट रजिस्टर्स, सेगमेंट रजिस्टर जो है बेसिकली हमारे पास 4 किस्म के होते हैं, कोड सेगमेंट रजिस्टर, डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट। ये 4 तरह के हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स हैं। सेगमेंट रजिस्टर सीपीयू के अंदर होते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये रजिस्टर्स की बात कर रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला, और ये वाला जो पोर्शन है ये जो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है मेमोरी सेगमेंटेशन इन 8086 प्रोसेसर, ये बेसिकली आपको रैम की जो है वो एक छोटी सी एक फिगर हमने बनाई है वो आपको दिखा रहा है। ये बेसिकली आपकी रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और ये जो है वो रजिस्टर्स जो सीपीयू के अंदर होते हैं यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि वो मेमोरी को कैसे एक्सेस करते हैं। देखें स्टार्ट पे बता रहा हूँ कि सेगमेंट रजिस्टर्स के पास मेमोरी के ये जो सेगमेंट्स होते हैं ना, ये कोड सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, डाटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट, इनके एड्रेसेस होते हैं। ठीक है, मेमोरी अलहदा से है जहां पे आपका डाटा पड़ा है, जहां पे सेगमेंट्स बने हैं डिफरेंट, और उन सेगमेंट्स के एड्रेसेस को डील करने के लिए सीपीयू के अंदर सेगमेंट रजिस्टर्स पड़े हुए हैं। सीपीयू के अंदर जो सेगमेंट रजिस्टर्स हैं वो रैम के सेगमेंट्स का एड्रेस डील करते हैं और कुछ नहीं करते, उन्होंने बस एड्रेस पॉइंट आउट करना होता है जो सेगमेंट रजिस्टर्स जो होते हैं मेमोरी के जो सेगमेंट्स हैं उनका। यहाँ पे एक चीज जो है वो समझ लें, ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये मेमोरी के अंदर होते हैं, सीपीयू के अंदर नहीं होते सेगमेंट्स। सीपीयू के अंदर सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं जो मेमोरी के सेगमेंट्स को एड्रेसेस को डील करते हैं। तो ये आपकी है मेमोरी। तो जरा आप गौर से देखेंगे तो सबसे ऊपर जो आपको सबसे पहले तो ये बताता चलूं कि सेगमेंटेशन क्या होती है। मेमोरी की सेगमेंटेशन मींस के मेमोरी को उन्होंने जो है वो उसके हिस्से किए होते हैं, उसको डिवाइड किया गया होता है। पहला हिस्सा जो होता है उसे बोला जाता है कोड सेगमेंट, दूसरे हिस्से को बोलते हैं स्टैक सेगमेंट, तीसरे हिस्से को बोलते हैं डाटा सेगमेंट, और चौथे हिस्से को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेगमेंट। 4 हिस्से होते हैं, और 8086 जो है वो मैक्सिमम 1 मेगाबाइट की मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, सपोर्ट करता है, 1 मेगाबाइट की मेमोरी को सपोर्ट करता है। तो स्टार्ट पे एड्रेस जो है वो इसका बनता है ये स्टार्टिंग एड्रेस मेमोरी का, ठीक है, ये बन जाता है ना 2⁻20, तो उसका लास्ट एड्रेस जो है वो ये बनेगा, और ये 20 बिट का एड्रेस जो है वो लगता है मेमोरी को एड्रेस करने के लिए 1 MB की मेमोरी को। तो सबसे ऊपर जो हमारे पास है कोड सेगमेंट, इसमें क्या होता है, कोड सेगमेंट में जो प्रोग्राम आपने लिखा होता है उसकी जो इंस्ट्रक्शंस आपने लिखी हैं वो कोड सेगमेंट के अंदर डाली जाती हैं।
कि ये प्रोग्राम जो आपने एग्जीक्यूट करना है उसका ये कोड है, उसकी इंस्ट्रक्शन कहाँ पे पड़ी होती हैं, कोड सेगमेंट के अंदर। और आईपी जो है, जैसे आपको बताया गया था ना पिछली स्लाइड में, कि जो आईपी है बेसिकली किसके साथ जो है वो रिलेट करता है, कोड सेगमेंट रजिस्टर्स के साथ। क्यों? क्योंकि आईपी के पास क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, और इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे पड़ी हैं प्रोग्राम की, जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं वो पड़ी होती है कोड सेगमेंट रजिस्टर के अंदर, इस जगह पे। ठीक है जी। तो ये सेगमेंट बेस है पूरी की पूरी, और ये आईपी बेसिकली क्या करता है, ऑफसेट एड्रेस निकालता है कोड सेगमेंट में से। मसलन आप ये समझ लें कि ये जो सेगमेंट है ये एक चैप्टर है, क्या है, एक चैप्टर है, और ये ऑफसेट एड्रेस ये बताता है कि हमने कौन सी लाइन पे जाना है, कौन सी लाइन पे जाना है। इसी तरह स्टैक सेगमेंट है, स्टैक सेगमेंट रजिस्टर्स ये है, यहां पे जो है वो हम क्या करते हैं, यहां पे स्टैक बना होता है मेमोरी के अंदर, एक चीज होती है स्टैक, जिसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटा जो है वो स्टोर करते हैं। डाटा के जो अरेज बनाते हैं ना वो स्टैक के अंदर बनते हैं, और स्टैक को जो है बेसिकली हम जो है स्टैक सेगमेंट रजिस्टर जो है वो उसका बेस एड्रेस यहां से निकलेगा, वो इसके पास है, और उसके जो ऑफसेट एड्रेसेस होते हैं ना वो दो रजिस्टर्स के पास होते हैं। जो पीछे हमने रजिस्टर देखे थे ना स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स, जिसमें एक स्टैक पॉइंटर है और एक बेस पॉइंटर है, ये दोनों के दोनों रजिस्टर्स स्टैक सेगमेंट को डील करते हैं, जहां पे हमने अरेज बनाए होते हैं डाटा के, जहां पे आपका स्ट्रक्चर्ड डाटा पड़ा होता है। यहां पे एक और चीज भी वर्थ मेंशनिंग है, ये जो स्टैक सेगमेंट होता है ना, इसमें जैसे मैं बता रहा था कि हमारा स्ट्रक्चर्ड डाटा जिनका हमने अरे बना के रखा होता है तरतीब के साथ, अरे वो होता है जहां पे डाटा हम क्या करते हैं, तरतीब के साथ रखते हैं। ठीक है। और कुछ हमारे पास होता है डाटा ऐसा रैंडम डाटा होता है, तो रैंडम डाटा को एक्सेस करने के लिए ना हर डाटा के लिए हमें जो है वो एड्रेस चाहिए। रैंडम डाटा को एक्सेस करने के लिए हर डाटा को जब भी एड्रेस करेंगे, रैंडम डाटा के अंदर जो भी डाटा पड़ा हुआ है, तो एक होता है ना रैंडम डाटा जो अनसॉर्टेड डाटा होता है, ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा है, तो हर डाटा को एड्रेस करने के लिए हमें क्या करेगा, हमें हर दफा एक अलग से एड्रेस देना पड़ेगा रैंडम डाटा में से। ठीक है। लेकिन स्टैक सेगमेंट में क्या होता है, जब डाटा को हम अरे बना लेते हैं ना उसका, और उसका जो है वो स्टैक सेगमेंट में उसको रख देते हैं अरेज बना के, जो स्ट्रक्चर डाटा होता है हमारा तरतीब के साथ जो रखा होता है, तो उसमें हमें दो एड्रेसेस लगते हैं, एक टॉप का एड्रेस चाहिए होता है और एक बॉटम का एड्रेस चाहिए होता है, फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस, उसमें हमें दो एड्रेस लगते हैं। ठीक है। क्योंकि डाटा तरतीब से पड़ा होता है, ऊपर का एड्रेस देते हैं तो उसके बाद जो है वो ऐसे नीचे करके वो जो है वो सारे का सारा डाटा पढ़ा जा सकता है, और एंड पे जो है वो उसका लास्ट एड्रेस होता है। इसी तरह जैसे जो क्यू होती है, क्यू में डाटा को एक्सेस करने के लिए हमें एक एड्रेस लगता है, क्यू होती है, और आपका स्टैक होता है, स्टैक में स्ट्रक्चर डाटा पड़ा होता है। इसी तरह एक क्यू भी होती है, क्यू में भी जो है वो हमें एक एड्रेस चाहिए होता है, क्योंकि डाटा क्यू में पड़ा है ना, तो एक एड्रेस चल गया तो हमें सारे का सारा डाटा जो है वो क्या होता है, मिल जाता है। लेकिन जो स्ट्रक्चर डाटा होता है स्टैक में, उसमें हमें जो है वो दो एड्रेसेस लगते हैं। इसी तरह जो रैंडम डाटा होता है, वहां पे किसी भी अगर सेल के मेमोरी को हम एक्सेस करते हैं तो हमें हर सेल में जहां पे डाटा पड़ा है हर सेल का हमें एड्रेस देना पड़ेगा रैंडम में। ठीक है। इसमें एक दफा एड्रेस देते हैं, बाकी सारी चीजें वो आगे जो है वो क्यू में देख लेता है। स्टैक सेगमेंट में जो स्ट्रक्चर डाटा होता है उसमें दो एड्रेसेस लगते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है। ऑफसेट एड्रेस ऑफ द टॉप ऑफ स्टैक, बेस पॉइंटर जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, बेस पॉइंटर ये कर रहा है ऑफसेट एड्रेस ऑफ एनी रैंडम लोकेशन ऑफ द स्टैक। इसके पास जो है रैंडम एड्रेसेस होते हैं स्टैक के। आगे चलें, आगे है डाटा, प्रोग्राम के रिलेटेड, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसके रिलेटेड जो डाटा है वो कहां पे रखा जाता है, डाटा सेगमेंट के अंदर। किसके अंदर रखा जाता है, डाटा सेगमेंट के अंदर। कोड सेगमेंट में प्रोग्राम का कोड रखा जाएगा, स्टैक सेगमेंट में स्ट्रक्चर डाटा रखा जाता है, डाटा जो है वो सेगमेंट में उस प्रोग्राम का डाटा रखा जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, इसको जो है वो कौन सा स्पेशल रजिस्टर चाहिए, सोर्स इंडेक्स। ठीक है। ये उसका एड्रेस जो है वो निकाल के देगा। मसलन ये अगर एक चैप्टर है ना, ये वाला, ठीक है, तो चैप्टर के अंदर कौन सी लाइन
किस डाटा की बात हो रही है वो एड्रेस जो है वो सोर्स इंडेक्स निकाल के देता है। इसी तरह ये जो एक्स्ट्रा सेगमेंट है, ये नीचे जो आपको नजर आ रहा है, ये भी बेसिकली डाटा को ही डील करता है और इसके जो एड्रेसेस होते हैं वो डेस्टिनेशन इंडेक्स जो है वो ऑफसेट एड्रेस जो है वो आपको निकाल के देता है। हमेशा याद रखिएगा सेगमेंट एड्रेस और चीज होती है, वो सेगमेंट के स्टार्ट का एड्रेस होता है कि जी ये सेगमेंट का एड्रेस है, यहाँ पे मेमोरी के अंदर ये वाला सेगमेंट पड़ा है। सेगमेंट एड्रेस और चीज होती है। ऑफसेट एड्रेस सेगमेंट एड्रेस के अंदर से एड्रेस निकाला जाता है जो उसके अंदर सब डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। ऑफसेट एड्रेस वो एड्रेस होता है। और इसी तरह यहां पे एक और चीज भी आपको बताता चलूं कि इसका फिजिकल एड्रेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कि सबसे पहले जैसे हमने ये देखें कोड सेगमेंट में हम क्या कर रहे हैं, कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा कोड पड़ा हुआ है, प्रोग्राम की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लिखी है। तो कोड सेगमेंट बेसिकली क्या करेगा, होल्ड सिलेक्टर ऑफ कोड सेगमेंट, ये कोड का जो है वो उसी को जो है वो रखता है, प्रोग्राम के कोड को बस अपने अंदर रखेगा। तो सबसे पहले जब हमने कोड सेगमेंट को एड्रेस करना है ना, तो सीपीयू को पहले कोड सेगमेंट का एड्रेस भी चाहिए कि जी ये सेगमेंट जो कोड वाला है उसका एड्रेस क्या है। एक एड्रेस ये हो गया और फिर उसको क्या चाहिए होता है, फिर उसको जो है वो ऑफसेट एड्रेस चाहिए होता है कि जी कोड सेगमेंट के अंदर ये वाला एड्रेस। तो कैसे निकलेगा फिजिकल एड्रेस, इसका फिजिकल एड्रेस जो है वो निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा है। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं जी के सेगमेंट एड्रेस लेते हैं। ये हम देख रहे हैं कि फिजिकल एड्रेस कैसे निकलेगा। सेगमेंट एड्रेस को मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ, ठीक है। ये h लिखा है मैंने हेक्साडेसिमल का 10, ठीक है। और फिर उसको ऑफसेट एड्रेस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या निकल आता है, तो हमारा फिजिकल एड्रेस निकल आएगा, ठीक है जी। तो ये हमने देखा कि कोड सेगमेंट रजिस्टर क्या करता है। कोड सेगमेंट रजिस्टर बेसिकली कोड सेगमेंट के एड्रेस रखता है अपने पास। डाटा सेगमेंट रजिस्टर का क्या करेगा, एड्रेस रखेगा अपने पास। सेगमेंट कहां पे पड़ा है, मेमोरी के अंदर। एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर क्या करेगा, एक्स्ट्रा सेगमेंट के एड्रेसेस को डील करेगा। स्टैक सेगमेंट रजिस्टर क्या करेगा, स्टैक सेगमेंट के एड्रेसेस को डील करेगा। बात समझ रहे हैं। तो ये होते हैं सेगमेंट रजिस्टर्स। और मेमोरी की सेगमेंटेशन की भी हमने बात कर ली और देखा कि ये हर सेगमेंट जो है वो इसका काम क्या होता है, सेगमेंट एड्रेसेस क्या होते हैं और ऑफसेट एड्रेस क्या होते हैं। हर सेगमेंट का अपना एक एड्रेस होगा और फिर उसका एक ऑफसेट एड्रेस होता है। स्टेटस रजिस्टर, स्टेटस रजिस्टर को फ्लैग रजिस्टर भी बोला जाता है। द स्टेटस रजिस्टर फ्लैग्स इज अ कलेक्शन ऑफ 1 बिट वैल्यूज which reflect the current state of the processor and the result of the recent operation। 16 बिट का ये प्रोसेसर होता है, फ्लैग रजिस्टर इसको कहते हैं या स्टेटस रजिस्टर भी इसको बोला जाता है। जब भी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है किसी भी प्रोग्राम में, एक इंस्ट्रक्शन, तो उसका जो रिजल्ट होता है ना इंस्ट्रक्शन का, उसका स्टेटस अगर हमने देखना हो तो वो फ्लैग रजिस्टर से पता चलता है, स्टेटस रजिस्टर से। इसी तरह जब दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है तो फ्लैग रजिस्टर की जो बिट्स है ना वो क्या होती हैं, वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है। जब पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही थी तो वो उसके स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मतलब एग्जीक्यूशन कहां पे होती है, एग्जीक्यूशन तो हो रही है सीपीयू के अंदर। जैसे एक ऐड की इंस्ट्रक्शन है, ALU में एग्जीक्यूशन हो रही है, उसके बारे में जानना हो, उसके हालात मालूम करने हो, उस इंस्ट्रक्शन के, उसका स्टेटस देखना हो तो फ्लैग रजिस्टर यूज होता है। फ्लैग रजिस्टर की एक एक बिट क्या करती है, स्टेटस को रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर हम अकमुलेटर रजिस्टर को देखें, अकमुलेटर रजिस्टर में हमें 16 की 16 बिट यूज करनी पड़ती हैं, तब उससे कोई मीनिंगफुल रिजल्ट निकलेगा। कोई मीनिंगफुल रिजल्ट लेने के लिए हमें अकमुलेटर रजिस्टर की 16 से 16 बिट यूज करनी पड़ेंगी सारी की सारी, तब कोई मीनिंगफुल रिजल्ट निकलेगा। लेकिन ये जो फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं ना, स्टेटस रजिस्टर, इसमें हर एक बिट जो है वो मीनिंगफुल है। कैसे मीनिंगफुल है आगे देखते हैं जाके। वो कहता है जी 9 ऑफ 16 बिट्स आर यूज्ड, मसलन 16 बिट में से सिर्फ 9 बिट्स यूज की जाती हैं 8086 में, उसके फ्लैग रजिस्टर में। कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, ये जो
आपने फ्लैग्स देखे ना स्टेटस रजिस्टर के, ये 6, इन्हें हम कहते हैं स्टेटस फ्लैग। मींस कि ये रिजल्ट का स्टेटस बताएंगे, रिजल्ट के बारे में जो मालूमात है उसका स्टेटस बताएंगे, उसका हाल बताएंगे, हमें रिजल्ट का हाल कैसा है उसके बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेटस फ्लैग यूज करेंगे। और वो 6 हैं जो मैंने आपको बता दी। बाकी ये जो फ्लैग्स हैं 7वां 8वां और 9वां, ट्रैप फ्लैग्स, इंटरप्ट फ्लैग और डायरेक्शन फ्लैग, ये बेसिकली इन्हें कंट्रोल फ्लैग्स बोला जाता है। इंटरप्ट फ्लैग आपको पता है इंटरप्ट क्या होता है। इंटरप्ट जो है जब प्रोसेसर को काम कर रहा हो तो किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस ने उससे काम जो है वो करवाना हो, तो वो बेसिकली क्या करेगी, वो एक इंटरप्ट जनरेट करती है। इंटरप्ट जो है वो बेसिकली एक सिस्टम कॉल होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जनरेट की जाती है, और वो फिर सीपीयू को जाकर बताता है नॉक नॉक, हेलो जी मुझे आपसे काम है, और सीपीयू फिर जो है वो उस इंटरप्ट को जो है वो एक्नॉलेज करता है। सीपीयू के लिए वो एक इंटरप्ट ही होती है, क्योंकि सीपीयू तो एक काम कर रहा है अपना, बीच में ये इनपुट या कोई आउटपुट डिवाइस आईओ डिवाइस को जाएगी और उससे बताती है कि भैया ये मेरा एक छोटा सा काम है आप कर दो, तो वो उसको एज अ इंटरप्ट जो है वो लेता है। तो इंटरप्ट फ्लैग जो है वो अगर कोई इंटरप्ट आ रही है तो उसको डील करने के लिए इंटरप्ट फ्लैग है। इसी तरह डायरेक्शन फ्लैग है, ये बेसिकली ये बताता है, ये कंट्रोल फ्लैग में ही आएगा और ये बताता है कि मेमोरी को ऊपर से एक्सेस करना है या नीचे से एक्सेस करना है। इसी तरह ये जो कैरी फ्लैग है, जैसे अगर आप 5 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा आपका, ऊपर 4 आएगा और रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 1, तो रिमाइंडर जो है वो 1 कहां पे जाएगा, कैरी फ्लैग में जाएगा। तो जब भी किसी इंस्ट्रक्शन का कोई रिमाइंडर आता है उसकी को कैरी आएगी, वो कहां पे जाएगी, यहां पे जाएगी कैरी फ्लैग में, इस जगह पे। ठीक है जी। उसके बाद पैरिटी फ्लैग है, ऑक्सिलरी फ्लैग है। इनमें जो सबसे ज्यादा स्टेटस फ्लैग में जो यूज होते हैं ना वो 3 फ्लैग्स हैं, कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग और साइन फ्लैग। कैरी फ्लैग का मैंने आपको बता दिया कि जो भी कैरी आएगी किसी भी रिजल्ट की वो कैरी फ्लैग में जाएगी, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे एक देखें अलहदा से बिट है। ठीक है जी। इसी तरह जो हमारा जीरो फ्लैग है, बेसिकली ये क्या करता है, जीरो फ्लैग बताता है कि रिजल्ट क्या आया है। अगर जीरो रिजल्ट आया है तो जीरो फ्लैग में जीरो जो है वो उसकी बिट ऑन हो जाती है कि जी इस इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट क्या आया है, जीरो आया है। साइन फ्लैग क्या करता है, साइन फ्लैग जो है वो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, किधर गया जी साइन फ्लैग, ये है। ये बेसिकली ये बताता है कि रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। जो इंस्ट्रक्शन अभी एक एग्जीक्यूट हुई है उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है। ये 3 फ्लैग जो है सबसे ज्यादा यूज होते हैं, बाकी भी यूज होते हैं ठीक है, लेकिन वो बड़े कम यूज होते हैं उस हिसाब से। ठीक है जी। तो ये था हमारा स्टेटस रजिस्टर, जिसमें जो है वो हर एक बिट जो है वो अलहदा अलहदा से एक जो है वो मीनिंगफुल काम जो है वो क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है। हर एक बिट जो है वो मीनिंगफुल है। ठीक है, एक स्टेटस को रिप्रेजेंट कर रही है। कौन से स्टेटस को, जो करंट इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, उसका स्टेटस जानना है तो वो क्या करेगा जी, स्टेटस रजिस्टर की तरफ जाएगा, वहां पे देखेगा। और जैसे ही अगली इंस्ट्रक्शन चलेगी तो पहली वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो उसका कोई लेना देना नहीं है अब फ्लैग रजिस्टर से। जैसे ही दूसरी इंस्ट्रक्शन चलेगी तो फिर उसके रिजल्ट की जो है वो अपडेट होगा स्टेटस रजिस्टर में। जो इंस्ट्रक्शन जो है वो चल रही है, जो चल चुकी है या जो आने वाली है, वो स्टेटस रजिस्टर में कुछ भी उसका स्टोर नहीं होगा। जो इंस्ट्रक्शन चल रही है उसका स्टेटस जो है वो फ्लैग्स में जो है वो स्टोर होगा। साइन फ्लैग की आपको एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं, ज़हन में देखिए एग्जांपल याद आ गई है। साइन फ्लैग बेसिकली अगर हमने दो नंबर्स को कंपेयर करना हो ना सीपीयू के अंदर, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, ये देखिएगा सीपीयू देखें कैसे दो नंबर कंपेयर करता है। सीपीयू क्या करेगा, हम लिखते हैं जी, इंस्ट्रक्शन देते हैं कंपेयर की, CUMP, हम कहते हैं जी 5 और 7, ये दो नंबर्स हैं और इन्हें क्या करो जी, कंपेयर करो। ये असेंबली की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है जी। तो कंप्यूटर कैसे करता है, कंप्यूटर क्या करेगा, ये जो 5 है ना इससे 7 को माइनस कर देगा, 7 को क्या करेगा, माइनस कर देगा। अगर तो रिजल्ट आता है नेगेटिव तो पहला नंबर क्या है, छोटा है। अगर रिजल्ट आता है पॉजिटिव तो पहला नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे उसे पता चल जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। और जब रिजल्ट नेगेटिव आता है तो नेगेटिव रिजल्ट उस इंस्ट्रक्शन का, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो नेगेटिव रिजल्ट आया या पॉजिटिव आया, कौन बताता है, ये बताएगा साइन फ्लैग। बात समझ रहे हैं।
तो ये साइन फ्लैग उसको बताएगा कि नेगेटिव रिजल्ट आया, तो उस वक्त हमें फ्लैग रजिस्टर की जरूरत पड़ जाती है। तो ये फ्लैग रजिस्टर बड़े काम की चीज है। जब ये बताएगा ना कि जी रिजल्ट आया है आपका माइनस में, तो उसको पता चल जाएगा कि पहला नंबर जो है वो क्या है, वो छोटा है, और दूसरा नंबर क्या है, बड़ा है। और जब रिजल्ट आएगा पॉजिटिव में, तो भी कैसे पता चलेगा, तो भी हमें जो है वो इस फ्लैग रजिस्टर ने ही बताना है, ये साइन फ्लैग ने। ठीक है, यही बताएगा कि जी रिजल्ट आ गया पॉजिटिव में, तो दैट्स मीन के पहला नंबर क्या है, बड़ा है। ये होते हैं स्टेटस रजिस्टर्स। और हमने 8086 के जो है वो रजिस्टर जो है वो हमने पढ़ लिए, जो भी थे, एक दफ़ा आपका रिवीजन हो गया। और आगे इंशाल्लाह जब असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे तो ये हमारे काम आएंगे।